दोस्तों ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके अपना बदला लिया। चलिए जानते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों केटी और नैन्सी को देखते हैं, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वह स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। वो दोनों आपस में बात करती है कि इस बहाने वो न्यूयॉर्क भी घूम लेगी और वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जेसन आते हैं, जो कि एक एफडीआई एजेंट थे। जब वो दोनों जेसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देख बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद केटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती है। जहाँ केटी अपना नाम हैदर तो वहीं नैन्सी अपना नाम रेपली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है, क्योंकि केटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था, जहाँ पर जेसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। केटी जेसन को ये कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब वो यहाँ से चली जाएंगी और फार्म पहुंचकर उन्हें मैसेज कर देगी, जिस पर जैसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे कि वह समझ सके कि वह लोग सेफ है। केटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जैसन कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना है ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को ना समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के केटी और नैन्सी को देखते हैं। जैसन के यहाँ से जाने के बाद केटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो उन्हें कुछ देर पहले देख कर गए थे। इनका नाम जेड और ल्यूकस था। वो दोनों केटी और नैन्सी से बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर केटी और नैन्सी उनको अपना नाम हैदर और रेपली बताती है। केटी उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रही है, जिस पर जेड उन्हें कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन केटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब जेड और ल्यूकस वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो नैन्सी केटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वह दोनों उनके साथ चली जाती है। यहाँ से वो दोनों केटी और नैन्सी को फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक जंगल के एकदम पास था। यह देखकर केटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें तुरंत फार्म जाने के लिए कहती है। तभी घर से जेड और ल्यूकस की मॉम आती है, जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि इसके बाद जेड और ल्यूकस तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी रही थी तभी केटी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर केटी उन्हें कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझता है कि वो दोनों सेफली फार्म पहुंच चुकी है। वही इधर ल्यूकस की माँ उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही केटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जेड और ल्यूकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती है। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो केटी को उसका फोन दिखाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में उसको एप्पल लिखकर भेजा। वो उन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ केटी उन्हें बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि वो लोग ठीक है। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई करते हुए लिखता है कि सब कुछ ठीक है, हम फन कर रहे हैं, और कोड वर्ड के लिए वह एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वह लोग केटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं कि तभी वहाँ एक शरीफ नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर केटी और नैन्सी उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वह पुलिस ऑफिसर भी जेड और ल्यूकस के साथ मिला हुआ है। यह देखकर वह दोनों ज्यादा डर जाती है। यहाँ केटी और नैन्सी उनको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वाला वायग्रा की गोली खाता है और अपने लिए केटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को केटी के कंटेनर से बाहर आते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने केटी के साथ जबरदस्ती किया है। वही दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं, जिसको केटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। वही उधर वो लोग केटी के कंटेनर में एक सनकी नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो उसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे केटी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो केटी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर यह सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये लोग केटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वही जैसन केटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करते हैं। उन्हें वहाँ से पता चलता है कि वो दोनों तो एक बार भी यहाँ नहीं आई है। यहाँ पर जेसन समझता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही केटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और ल्यूकस उन दोनों के मुंह पर मास्क पहना देते हैं और वह कस्टमर भी एक वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड एंड ल्यूकस उस कस्टमर को केटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतारकर उस कस्टमर को उनके चेहरे दिखाता है। केटी और नैन्सी उस मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर वह बंदा नैन्सी को चूज करता है
और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब केटी नैन्सी के पास जाती है तो वह देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वही दूसरी साइड जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। जैसन उसे केटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई है, जिस पर जेसन उससे कहता है कि उसने अपनी भतीजी केटी को एक कोड वर्ड एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन केटी ने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं जंगल में बोरिस को यह सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी। केटी के अंकल एक FBI एजेंट है और केटी ने हम लोगों को उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। बोरिस जेड को केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वह जेड को कहता है कि हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। केटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी यह सब बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस केटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर जेसन भी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर केटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। जेसन वही काम कर रहे एक आदमी से केटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जहां वो आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। वे अगले दिन केटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस नशेड़ी आदमी को कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना कि कहीं यह यहाँ से भाग ना जाए। उनके वहां से जाते ही केटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। अब जैसे ही केटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो केटी उसके गले पर जोर से काट लेती है जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छुप जाती है और जब वो पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीब सा सामान खरीदती है, जैसे हथौड़े, बहुत सारी कीले, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। वही जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। यहाँ बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ केटी और नैन्सी आती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीले लगाकर उसके मुंह पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल से बंधा पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन केटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल जैसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच गए थे। वही घर के अंदर केटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में किलो से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा देती है। बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जैसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। तभी उसे घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वह बाहर जाता है तब तक केटी और नैन्सी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिसमैन से दोबारा केटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जेसन केटी को कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि केटी का फोन उस पुलिसमैन के पास ही है। अब इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता पुलिसमैन उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर केटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि वो पिग मास वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर वहां उसके पास पहुंचती है। वह नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी केटी पीछे से उस पर बेसबॉल से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वह दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती है और वहां एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीद कर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती है। वही जैसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वह दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है और जब वह उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे चुपके से केटी और नैन्सी वहां आकर बेसबॉल से उसकी सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगा है। तभी केटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है जिससे वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में केटी उसे फाइनल शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद केटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से फ्री करके उन्हें जैसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहां से चली जाती है। वह लड़कियां जैसन की रस्सी खोलकर उसे बताती है कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा। यहाँ पर जैसन को पूरी बात समझ आ जाती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि केटी और नैन्सी ही हैं। वहीं हम जेड और ल्यूकस की मोम को देखते हैं जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है जिससे वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ केटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में कुर्सी से बांध रखा होता है। उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। यहाँ पर केटी और नैन्सी जेड को उसकी मोम की आंखों के सामने ही बेसबॉल मारकर नीचे गिरा देती है और फिर दोनों बेसबॉल बैट से मारते हुए उसे जान से मार देती है, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो उसकी मॉम को फोकस के पास लेकर जाती है जहाँ वो ल्यूकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसकी ही मोम को उसे मारने के लिए
लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद नैन्सी उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके ल्यूकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद उनकी माँ केटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर केटी और नैन्सी बहुत हंसती है और फिर केटी एक कटिंग मशीन से उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन केटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि केटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जेसन के साथ जा रही थी और फाइनली वो न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पहुँच जाती है।